नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दस्तक में। साल 2005 में सूचना का अधिकार कानून लागू हुआ था और तब माना गया था कि आम आदमी के पास अब एक ऐसा हथियार आ गया है जिससे शासन प्रशासन के अंदर छिपे तमाम राज सामने आएंगे और एक पारदर्शी व्यवस्था बनेगी। लेकिन 13 साल बाद हम अगर ये कहें कि सवाल पूछना मना है तो आप क्या कहेंगे? तो आइए, पहली एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हमारी इसी पर है। नाम कंसो देवी, उम्र 68 साल, निवासी दिल्ली, परेशानी अटकी पेंशन। डीटीसी में काम करने वाले पति सेवा सिंह 1998 में जब से गुजरे तब से कंसो देवी की जिंदगी का सहारा विधवा पेंशन ही थी। 1000 रुपए की इस पेंशन के बूते ही उन्होंने 2 बच्चों को जैसे तैसे बड़ा किया। लेकिन 2015 में अचानक पेंशन आनी बंद हो गई। कई दिनों तक तमाम अलग अलग विभागों के चक्कर लगाने के बाद कंसो देवी आखिरकार एमसीडी में संबंधित अधिकारी तक पहुंची। वहां पता चला कि कागजों में कंसो देवी मर चुकी हैं। 1000 मिन्नतों के बाद अधिकारी ने तमाम कागजात जमा कराने को कहा। कंसो देवी ने सब जमा करा दिया, लेकिन हुआ कुछ नहीं। फिर किसी शुभचिंतक की सलाह पर एनजीओ सतर्क नागरिक संगठन के सहयोग से कंसो देवी ने आरटीआई डाली। लेकिन जब महीनों तक कोई जवाब नहीं आया तो एनजीओ की मदद से विभाग के उच्च अधिकारियों के सामने अपील डाली। उन्होंने कहा जी आपका नाम लिखा हुआ आ गया कि आप मर गए। तो मैं कहा मैं तो सामने खड़ी हूँ। कहते जी आपकी पेंशन ताई बंद हुई कि आप मर गए। उसके बाद ਅਸੀਂ सब कुछ करा के लिख के दे के आए। अब 15 महीने हो गए इन्हें के वेट कर रही है, अजय तक कुछ नहीं हो रहा। फिर भी जब कोई जवाब नहीं आया तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के समक्ष दूसरी अपील की। 1 साल बीतने के बाद आखिरकार कंसो देवी का केस सुनवाई के लिए पहुंचा और यहाँ एमसीडी ने 2 लाइन का छोटा सा जवाब भेज दिया कि कंसो देवी के बैंक संबंधी कागजों में कुछ अनियमितता है, लिहाजा पेंशन नहीं दी जा सकती। उसके बाद फिर ये दोबारा मेरे नाल गए, उन्होंने कोई जवाब नहीं देता और ना कोई पेंशन दे रही। कंसो देवी को सिस्टम पर आज भी भरोसा है। उन्हें लगता है कि इंसाफ होगा, लेकिन 45 साल के घनश्याम की मां को जब तक इंसाफ मिलता वो चल बसी। दरअसल इनकी मां की भी पेंशन बंद हो गई थी। इन्होंने भी आरटीआई लगाई, एमसीडी के कई चक्कर काटे, लेकिन जब तक केस पर सुनवाई होती मां का ही निधन हो गया। वहाँ भी हम 2 बार गए, 2-3 बार गए, लेकिन वहाँ अब कब पेंसिल आई कब नहीं आई उसका भी नहीं पता पड़ा हमें। आपकी माँ का देहांत कब हो गया? 2010 में हो गया था। राजस्थान के ताराचंद तो इंसाफ की हर उम्मीद हार चुके हैं। पुश्तैनी जमीन के पट्टे पंचायत ने काट दिए तो 2012 में जरूरी जानकारी के लिए इन्होंने आरटीआई लगाई। हद देखिए कि अधिकारियों ने 2 बार जुर्माना भर दिया लेकिन जानकारी नहीं दी और आखिर में राजस्थान सूचना आयोग ने इनकी फाइल ही बंद कर दी। इसलिए हमको तो कोई आज तक उसका बेनिफिट, सूचना आयोग का भी कोई बेनिफिट नहीं मिला। भाई हमको कोई नकल मिलती। तो क्या जिस सूचना के अधिकार कानून को 13 बरस पहले आम आदमी के हाथ में सबसे बड़ा हथियार बताया गया था, उस हथियार की धार अब कुंद पड़ रही है और मोदी सरकार के दौर में सूचना के अधिकार कानून को लेकर कोई गंभीरता है नहीं? ये सवाल इसलिए क्योंकि सतर्क नागरिक संगठन और सेंटर ऑफ इक्विटी स्टडीज की ताजा रिपोर्ट कुछ यही इशारा करती है। रिपोर्ट के मुताबिक देश में सूचना आयुक्त के 23% पद खाली पड़े हैं। इसमें दिल्ली का केंद्रीय सूचना आयुक्त का पद भी शामिल है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और सिक्किम में बीते कई दिनों तक कोई कार्यकारी सूचना आयुक्त नहीं है। पश्चिम बंगाल सरकार ने बीते 1 साल से मुख्य सूचना आयुक्त को नियुक्त नहीं किया और 11 सूचना आयुक्तों के बजाय वहां सिर्फ 3 सूचना आयुक्त काम कर रहे हैं। गुजरात, महाराष्ट्र और नागालैंड में कोई मुख्य सूचना आयुक्त नहीं है। बिहार, तमिलनाडु और अरुणाचल प्रदेश में तो सूचना आयोग की वेबसाइट भी काम नहीं कर रही, जिससे पेंडिंग केस और उनके निपटारे को लेकर कुछ पता चल सके। केरल में सूचना आयुक्त के 10 पद हैं, लेकिन सिर्फ 1 आयुक्त काम कर रहे हैं। ओडिशा में तो 8 पद खाली पड़े हैं।
तो यदि सरकारें समय से एक टाइम बाउंड तरीके से नियुक्ति नहीं करेंगी आयुक्तों की, और इंफॉर्मेशन कमीशंस या तो खाली रहेंगे या उनमें चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर नहीं रहेंगे या रिड्यूस्ड कैपेसिटी पे काम करेंगे, तो पेंडेंसी बढ़ जाती है। और पेंडेंसी का मतलब है कि लंबित मामले पड़े रहते हैं, लोग सूचना मांगते हैं, अपील में, कंप्लेंट में जाते हैं, उनकी सुनवाई ही नहीं होती है। तो जब सूचना आयुक्त है नहीं और आम लोग सूचनाओं के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, क्योंकि सूचना देने का तंत्र अधिकारियों के दया पर निर्भर हो चला है, तो फिर बड़ा सवाल यही है कि सूचना के अधिकार कानून का क्या कोई मतलब है? एक तरफ ताबड़तोड़ आरटीआई के कार्यकर्ताओं की हत्याएं हो रही हैं, तो दूसरी तरफ सरकारें जानबूझकर इस कानून की धार को कमजोर करने में लगी हैं, क्योंकि कई बार सूचना के अधिकार की वजह से ऐसी बातों से पर्दा उठ जाता है जो सरकारों को नागवार गुजरता है। अगर यही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं कि ये कानून भी दूसरे कई कानूनों की तरह सिर्फ एक कागजी शेर बनकर रह जाएगा। बालकृष्ण, दिल्ली, आज तक। आरटीआई के जरिए यूं तो कई खुलासे हुए हैं, लेकिन क्या धीरे धीरे आरटीआई की धार कुंद पड़ रही है? यह सवाल इसलिए क्योंकि एक तरफ सरकार सूचना अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर लापरवाह दिखाई देती है, तो दूसरी तरफ सूचना पाना अपने आप में पहाड़ चढ़ने से कम नहीं। बक्सर के आरटीआई कार्यकर्ता शिव प्रकाश राय ने राज्य सरकार के विभिन्न मदों में आवंटित राशि की जानकारी मांगी, और जैसलमेर के आरटीआई कार्यकर्ता बाबूराम ने रामगढ़ जिले में सरकारी जमीन की खरीद फरोख्त में गड़बड़झाले को देख आरटीआई के तहत जानकारी मांगी, तो उनका क्या हाल हुआ, खुद सुन लीजिए। मुझ पर भी ये दूसरा मामला राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत पूर्व में बक्सर के जिलाधिकारी ने सूचना मांगने के चलते मुझ पर मुकदमा कराए थे। वर्तमान में पुलिस अधीक्षक के द्वारा एक अपराधी से मुझ पर सूचना मांगने का मुकदमा कराया गया है। मेरा अपहरण किया और हाथ पैर तोड़कर फेंक दिया। उनकी पूरा प्लान मारने का था, किसी भी कारण से मैं बच गया, किसी भी वजह से बच गया। जी, शिव प्रकाश का आरोप है कि उन्हें झूठे मुकदमे में फंसा दिया गया, और बाबूराम का आरोप तो यहाँ तक है कि उनके पैर तोड़ दिए गए और अमानवीय हरकतें की गई। लेकिन सवाल इन दो आरटीआई कार्यकर्ताओं का नहीं है, सवाल है आरटीआई के तहत जानकारी पाने की कोशिशों में अड़चनों का, और सवाल है एक अदद जानकारी पाने में दांव पर लगी जान का। क्योंकि सच ये है कि सिर्फ बिहार में 600 से ज्यादा आरटीआई याचिकाकर्ता खुद को झूठे मुकदमे में फंसा होने की बात कह रहे हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में राज्य के अंदर 600 सूचना मांगने वाले कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे किए जा चुके हैं। और आरटीआई कार्यकर्ताओं की जान किस कदर दांव पर है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि देश में आरटीआई कानून लागू होने के बाद 67 कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है, जबकि 161 पर जानलेवा हमले हुए। दरअसल सूचना के अधिकार का नया सच ये है कि अधिकारी किसी कीमत पर सूचना न देने में अब एक्सपर्ट हो चले हैं। आलम यह है कि आरटीआई कार्यकर्ताओं पर कभी हमले होते हैं तो कभी उन्हें झूठे मुकदमे में फंसा दिया जाता है, ताकि वो खुद कानूनी पचड़ों में फंसे रहें। और सूचना न देने का सबसे कारगर तरीका अधिकारियों ने ये निकाला कि वो जानकारी न देने के बाद होने वाला जुर्माना अपनी जेब से भर देते हैं। फिर एक सच ये भी है कि सूचना आयोग में अधिकारी है नहीं जो सुनवाई कर सकें। काम होना चाहिए सभी सरकारों का, यदि उनकी मंशा है कि लोगों को सूचना मिले, कि वो समय से बिल्कुल नियुक्ति कर दें। सूचना अधिकारी नहीं है तो केस हल नहीं होते। सतर्क नागरिक संगठन और सेंटर ऑफ इक्विटी स्टडीज की रिपोर्ट कहती है कि वर्तमान गति से केस निपटाए गए तो पश्चिम बंगाल कमीशन के सामने लगाई आरटीआई का जवाब आने में 43 साल लग जाएंगे। जी हाँ, 43 साल, जबकि केरल सूचना आयोग कम से कम 6 साल लेगा। दरअसल सूचना का अधिकार कानून बदहाली की हालत में है और आरटीआई के तहत जानकारी पाना लोहे के चने चबाने सरीखा, जिसमें दांव पर जान है और जान बचाने की गारंटी किसी सरकार की नहीं। पटना में सुजीत झा और जयपुर में शरद कुमार के साथ बालकृष्ण, दिल्ली, आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 6 मार्च को सूचना आयोग की नई इमारत का उद्घाटन करते हुए यह साफ साफ कहा था कि सवाल पूछे जाने से पारदर्शी व्यवस्था बनती है। लेकिन अगर खुद प्रधानमंत्री का कार्यालय यानी कि पीएमओ और तमाम दूसरे केंद्रीय मंत्रालय सामान्य सूचनाएं देने से ही इनकार कर दें तो पारदर्शी सिस्टम बनेगा कैसे? लेकिन सच ये है कि हो यही रहा है। अगर मैं पहले स्तंभ आस्क यानी सवाल पर विस्तार से बात करूं
तो सरकार की पॉलिसी और प्रोजेक्ट में बेहतर गवर्नेंस के लिए लोगों के हर तरह के सवालों को प्राथमिकता दी जाए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मानते हैं कि सिस्टम में पारदर्शिता के लिए नागरिकों को सवाल पूछने चाहिए और इस दिशा में सूचना आयोग का अहम रोल है। लेकिन सवाल ये है कि जब आम नागरिक सूचना के अधिकार कानून के तहत कोई सवाल करता है तो क्या उसे जवाब मिल पाता है? और जवाब न देने वाले विभागों में क्या प्रधानमंत्री कार्यालय खुद शामिल नहीं है? जी, ये सवाल इसलिए क्योंकि इंडिया टुडे के रिसर्च विभाग ने जब पीएमओ से कुछ सामान्य जानकारियां मांगी तो वो भी उपलब्ध नहीं कराई गई। मसलन प्रधानमंत्री के चुनाव प्रचार के लिए कितनी बार सरकारी विमान का इस्तेमाल किया गया, प्रधानमंत्री का ट्विटर हैंडल कब शुरू किया गया और ये कब सर्टिफाइड हुआ। दरअसल इंडिया टुडे की तरफ से दाखिल आरटीआई का जो पीएमओ से जवाब मिला उससे लगा यही कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने लगभग हर आरटीआई आवेदन के लिए एक ही जवाब का टेम्पलेट बना रखा है। ऐसा इसलिए लगा क्योंकि 5 आवेदन किए गए और उन सभी का एक ही जवाब आया। हर जवाब में यही कहा गया कि आपका अमुक तारीख का आवेदन अमुक तारीख को मिला और इसको नोट कर लिया गया है। आप इसको अंतरिम जवाब माने। आपके आवेदन को आगे बढ़ाया जा रहा है और इसका जवाब जितनी जल्दी हो सके दिया जाएगा। यह बात दूसरी है कि इन आवेदनों का पूर्ण जवाब नहीं मिला। जब प्रधानमंत्री कार्यालय से यह पूछा गया कि उनके पास पिछले 5 साल में कितने आरटीआई आवेदन आए और उनमें से कितनों के जवाब दिए गए, साथ ही उनमें से कितने आवेदनों के अंतरिम जवाब दिए गए, तो इन सवालों वाले आवेदन के जवाब में कहा गया, आपकी ओर से मांगी गई जानकारी बहुत अस्पष्ट और व्यापक है। इसका अनुपालन करने के लिए सार्वजनिक संसाधनों का अनुपात से कहीं ज्यादा उपयोग करना पड़ेगा और ये आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 7(9) के प्रावधानों को आकृष्ट करेगा। तो क्या आम नागरिक को इन सवालों का जवाब जानने का अधिकार नहीं है? वैसे सवाल सिर्फ पीएमओ का भी नहीं है। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से जब राम रहीम के एयरपोर्ट पर रिजर्व लाउंज के इस्तेमाल संबंधी आदेश की कॉपी मांगी गई तो जवाब मिला, ये सूचना आरटीआई से एग्जेम्प्टेड है, यानी सूचना नहीं दी जा सकती। इसी तरह जब रेल मंत्रालय से पूछा गया बुलेट ट्रेन को लेकर जापान से बात करना कब शुरू हुआ और क्या बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट भारत जापान 2013 समझौते में शामिल था, तो रेलवे की तरफ से क्या जवाब मिला ये भी देख लीजिए। रेलवे ने कहा, आप सूचना के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए छद्म रूप से सरकार के कार्यों की प्रवृत्ति और महत्ता के बारे में सवाल पूछ रहे हैं और सरकार आपको सूचना के अधिकार के तहत इस तरह की जानकारी देने के लिए बाध्य नहीं है। यानी रेल मंत्रालय की ओर से जवाब तो मिला नहीं, अलबत्ता जानकारी मांगने के हक पर ही सवाल और उठा दिए गए। इसी तरह जब रेल मंत्रालय से आरटीआई के तहत बुलेट ट्रेन के मौजूदा समझौते की कॉपी मांगी गई तो जवाब मिला कि ये सूचना आरटीआई के दायरे से बाहर है, साथ ही इसे उपलब्ध कराया गया तो ये और नुकसानों के अलावा दोनों देशों के संबंधों को भी क्षति पहुंचा सकता है। अशोक उपाध्याय, दिल्ली, आज तक। विदेशियों से हथियार खरीदने के मामले में भारत दुनिया में नंबर 1 पर पहुंच गया है, लेकिन क्या आप भरोसा करेंगे कि सेना के पास आधुनिकीकरण के लिए पैसा नहीं है? जी ऐसा ही है और ये बात खुद संसद की स्थायी समिति कह रही है। तो दुनिया के किसी भी देश से लड़ाई में लोहा लेने के लिए भारत अब धुआंधार हथियार खरीद रहा है। इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट कहती है कि भारत ने 2013-17 के दौरान दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार खरीदे। इस मामले में दुनिया में उसकी हिस्सेदारी 12% है। 2008 से 2013 की तुलना में भारत ने 2013 से 2017 के बीच 24% ज्यादा हथियार खरीदे। जाहिर है भारत किसी भी संभावित जंग के लिए खुद को तैयार कर रहा है, लेकिन इसी रिपोर्ट के साये में अगर संसद की स्थायी समिति ही ये सवाल उठाए कि सेनाओं का आधुनिकीकरण इसलिए नहीं हो पा रहा कि सेना के पास फंड नहीं है, तो क्या कहा जाए? मंगलवार को लोकसभा में पेश संसद की रक्षा मामलों की स्थायी समिति की रिपोर्ट ने सेनाओं में आधुनिकीकरण में पैसे की कमी को लेकर गंभीर चिंता जताई है। बीजेपी सांसद मेजर जनरल बीसी खंडूरी के नेतृत्व वाली रक्षा संबंधी स्थायी समिति के सामने उप सेना प्रमुख गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल शरद चंद्र ने कहा कि 2018-19 के लिए सेना को जो पैसा दिया गया है
वो उसकी मौजूदा जरूरतों को पूरा करने के लिए ही नाकाफी है। ऐसे में सेना का आधुनिकीकरण कैसे होगा? जिस माफी का बजट पेश किया गया उससे साफ तौर पर नजर आता है कि जो डिफेंस के डिसीजन मेकर्स हैं या तो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते या ब्यूरोक्रेट्स हैं जो कह रहे हैं कि जो भी खतरा है उसको हम डिप्लोमेटिकली फेंड ऑफ कर लेंगे। वैसे फंड की कमी का खुलासा चीन सीमा पर बनने वाली उन 4 रेल लाइनों को लेकर भी हुआ है, जिसे मंजूरी कैबिनेट ने 2 साल पहले ही दे दी थी। ऐसे में बड़ा सवाल सरकार की प्राथमिकताओं को लेकर तो है ही। जहां तीनों सेनाएं आधुनिकीकरण में पैसे की कमी पर शिकायत दर्ज करा रही हैं, वहीं इस सच्चाई को भी नहीं नकारा जा सकता कि आज भारत दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाला देश बन चुका है। मंजित नेगी, दिल्ली, आज तक। नरेंद्र मोदी को घेरने की तैयारी यानी कि 2019 में अब गैर बीजेपी मोर्चा खड़ा होगा। अगुवाई यूपी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी कर रही हैं डिनर डिप्लोमेसी के जरिए। और ये लिस्ट है, देखिए, जो सोनिया के मेहमान आए हैं, और ये मेहमान 2019 लोकसभा चुनाव से पहले इकट्ठा हुए हैं। इनमें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी हैं, जो अब सोनिया गांधी के साथ यानी कि यूपीए में आ रहे हैं। तो 2019 लोकसभा चुनाव की तरफ बढ़ रहे देश में बदलते समीकरणों के बीच तमाम दल साथ आ रहे हैं। दस्तक में आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।